हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट नूर एकेडमी। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन की इंट्रोडक्शन को और हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1। लास्ट क्लास से आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एग्जैक्टली इस इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 2.2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। आपको किसी नंबर में से 1/2 को सबट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है और फिर क्या कहा गया है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। किसी नंबर में से 1/2 को सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें अगर आप 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1/8। आपको क्या फाइंड आउट होगा, 1/8। व्हाट इज द नंबर, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर। तो सबसे पहले जो कंडीशन आपको दे रखी है उसमें जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसे लेट द नंबर बी एक्स, एक्स कंसीडर कर लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को क्या कंसीडर कर लिया, एक्स। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर किसी नंबर में से आप सबट्रैक्ट करते हो 1/2 को और जो रिजल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई करते हो 1/2 को, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you will get, तो आपको क्या फाइंड आउट होता है, 1/8। you will get 1/8। व्हाट इज द नंबर, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली ये x की वैल्यू क्या है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीख लिया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को टच नहीं करेंगे, इनटू 1/2 है। अगर इसे मैं इक्वल्स के उस साइड लेके जाऊं तो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा LHS से RHS पे जाएगा तो 1/2 रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, 2/1। अब इसका सॉल्यूशन करना है तो 2 1 2 2 4 8। क्या फाइंड आउट हुआ, x minus 1/2 is equal to what, 1 1 1 4 1 4, 1/4, राइट। अब ये यहाँ माइनस में है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, या इसको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, और इस तरफ भी एक आपके पास कांस्टेंट टर्म या रैशनल नंबर है। x अपनी पोजीशन, वेरिएबल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। 1/4 माइनस 1/4 इक्वल्स के उस तरफ जाएगा तो प्लस 1/2 इक्वल्स के उस तरफ जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4। 4 को 4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई होने के लिए गया 1। 2 को 4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई होने के लिए गया 2। 1 1 1, 2 1 2, x is equal to what, 3/4। आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है, 3/4। इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 3/4 जो सॉल्यूशन आया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। x की वैल्यू क्या आ गई है, 3/4। ये नोट कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। Second part, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter। कोई रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है, कितना है पेरीमीटर, 154 मीटर्स। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर इसकी ब्रेथ को
आप कंसीडर करें x, क्योंकि गिवन आपको ब्रेथ भी नहीं है और लेंथ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने ब्रेथ को कंसीडर किया x मीटर, तो लेंथ क्या होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि लेंथ जो सी है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर मोर है। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर मोर है, तो लेंथ कितनी हो गई 2x प्लस 2 मीटर्स। आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर आपको 154 मीटर्स गिवन है, ब्रेथ आपको x गिवन है और लेंथ जोन सी है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मोर है। तो अगर आपने ब्रेथ को x कंसीडर किया तो लेंथ क्या होगी 2x प्लस 2, 2 into x प्लस 2 which is 2x प्लस 2 मीटर्स। और हमारे पास पेरीमीटर भी है, ब्रेथ को हम x कंसीडर कर चुके हैं और लेंथ क्या होगी 2x प्लस 2। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। आपको ये ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और ये लेंथ फाइंड आउट करनी है इस पूल की, स्विमिंग पूल की। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जब हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में 6th में 7th में, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b, 2l प्लस b। अब यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आपको पेरीमीटर कितना गिवन है 154, 2 लेंथ हमने क्या फाइंड आउट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 2, तो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रख दो which is 2x प्लस 2। ब्रेथ क्या है x, तो ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू प्लस x। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 154 इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसे 154 वाली साइड ले जाएं LHS में तो ये 154 के अपॉन में चला जाएगा, 154 अपॉन 2, 2x प्लस 1x, ये वाला 2x और ये वाला 1x इक्वल्स टू व्हाट 3x प्लस 2, राइट। 154 के डिवाइड में 2 है, अपॉन में 2 है, तो ये 2 जब सॉल्व होगा 154 के साथ तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, क्या फाइंड आउट हुआ 77, तो 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, राइट। अब ये x वेरिएबल है और 2 जोन सी है वो एक कांस्टेंट टर्म है, राइट। कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व होती है। ये 77 है, 77 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 3x, 77 माइनस 2 75 इज इक्वल टू 3x। यहाँ 3x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट सॉल्व होने जा रहा है 75 के साथ, तो 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x की वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 25। x क्या फाइंड आउट हुआ है हमें 25, ये नोट कर लीजिए। फिर ब्रेथ और लेंथ निकालते हैं इस स्विमिंग पूल की। सॉल्यूशन में हमें x की वैल्यू मिली 25, राइट। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल और ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल। ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल हमने x मीटर कंसीडर किया था और लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल को 2x प्लस 2 मीटर कंसीडर किया। x की वैल्यू 25 है तो ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल क्या हो जाएगी 25 मीटर और लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल में x की जगह x की वैल्यू लगाएंगे तो 2 into 25 plus 2 which is 50 plus 2 which is 52 meters। तो इस स्विमिंग पूल की लेंथ हो गई 52 मीटर्स और ब्रेथ कितनी हो गई 25 मीटर्स। ये नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की बात हो रही है जो कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स तो सेम होती हैं और एक साइड जो सी होती है उसकी वैल्यू अलग होती है।
द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, तो इसका बेस 4/3 सेंटीमीटर गिवन है आप, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। और आपको क्या गिवन है, एक आपको बेस ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है पेरीमीटर of the isosceles triangle is equal to what, 4 2/15 सेंटीमीटर। अगर इसे सॉल्व करें तो 15 4 60, 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर। एक आपको पेरीमीटर गिवन है और आपको बेस गिवन है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आगे क्या कंडीशन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इसकी जो दो इक्वल साइड्स हैं, अगर ये 4/3 है तो ये दो जो इक्वल साइड्स हैं, इनमें से किसी भी साइड की, दोनों में से किसी भी एक साइड की आपको जो लेंथ है वो फाइंड आउट करके बतानी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट द लेंथ of either of the remaining equal side is x सेंटीमीटर या b x सेंटीमीटर। हमने इसे x सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया जो दो इक्वल साइड्स थी उन्हें। अब हम इसका सॉल्यूशन किस मेथड से करेंगे, हमें पेरीमीटर गिवन है तो हम आइसोस्केलस ट्रायंगल के पेरीमीटर की आइडेंटिटी लगाएंगे। पेरीमीटर से बेस हमें गिवन है, इक्वल साइड्स की जगह हम x कंसीडर करेंगे, x प्लस बेस इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनका सम कर दो तो इक्वल्स टू पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का सॉल्यूशन हमने निकाला था 4 2/15, 62/15, 15 4 60, 60 plus 2 62/15 is equal to what, इसकी साइड्स x plus 4/3, x plus 4/3, तीनों साइड्स का सम कर दिया। 62/15 प्लस 4/3 LHS में आके -4/3 हो जाएगा और 1x और 1x ऐड होके क्या हो जाएंगे 2x। 15 और 3 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 15। 15 को 15 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई होने के लिए गया 1, 3 को 15 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई होने के लिए गया 5, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे 62, 4 5 20 इज इक्वल टू व्हाट 2x, राइट। 62 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42/15 इज इक्वल टू व्हाट 2x। अब ये वेरिएबल है और ये इसका कोएफिशिएंट है 42/15, 2/1 अगर LHS पे जाएगा RHS से तो 2/1 क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू व्हाट x। सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 3 5 15, 3 7 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/5। हमें क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड इज इक्वल टू व्हाट 7/5 सेंटीमीटर। ये नोट कर लीजिए, फिर फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 95। कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम 95 है और हमें ये गिवन नहीं है कि वो नंबर्स हैं कौन से। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15,
अगर इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, exceeded by the other या exceeded the other by 15, find the numbers find out करो. Let the first number is equal to x. पहले नंबर को हमने x कंसीडर कर लिया, तो other will be दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना एक्सीडेड है, कितना ज्यादा है, कितना एक्सीड्स है, x plus 15. तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो अदर विल बी सेकंड वन क्या हो जाएगा, x plus 15. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहते हैं कि इन दोनों नंबर्स का सम जोन सा है वो 95 है. सम ऑफ टू नंबर इज 95, व्हिच मींस x plus 15 is equal to what, 95. x plus x, 2x plus 15 is equal to 95. 2x is equal to 95 minus 15. तो 2x is equal to what, 80. x is equal to 80 upon 2. x की वैल्यू क्या आ गई, 40. तो अगर फर्स्ट नंबर 40 है तो सेकंड क्या हो जाएगा, 40 plus 15 which is equal to what, 55. तो आपका फर्स्ट नंबर आ गया 40 और सेकंड क्या आ गया, 55. ये नोट कर लीजिए. फिर फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3. अभी आपको एक नया क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको रेशियो की बात हो रही है. दो नंबर्स हैं जिन नंबर्स के बीच में 5:3 का रेशियो है. इफ दे डिफर बाय 18, अगर उनके बीच में 18 का डिफरेंस है तो व्हाट आर द नंबर्स, आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर्स. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जहां आपको रेशियो गिवन हो, इन्हीं नंबर्स के बीच में आपको रेशियो दे रखा हो, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए आप उस रेशियो को ही, जो कॉमन रेशियो है उस रेशियो को ही x कंसीडर कर लेंगे. लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन दीज नंबर्स, ये जो दो नंबर्स हैं इनके बीच के कॉमन रेशियो को हमने x कंसीडर कर लिया. अगर हम आपने रेशियो को x कंसीडर कर लिया तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर द नंबर्स विल बी, पहला नंबर क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि रेशियो को तो हमने x कंसीडर किया है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x. राइट, फर्स्ट नंबर हो गया 5x एंड द सेकंड वन 3x. ये हो गए हमारे numbers. Therefore the number will be 5x and 3x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है. इफ दे डिफर बाय 18, अगर इनमें 18 का डिफरेंस है, 5x minus 3x is equal to what, 18. इन नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 18 का. तो व्हाट आर दी नंबर्स, सॉल्यूशन करते हैं. 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x is equal to 18. 18 is equal 80. 2x is equal to 18. x is equal to what, 9. पहले नंबर को क्या कंसीडर किया हमने, 5x and the other one 3x. x की वैल्यू क्या आई है, 9. तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 9 45, 3 into 9 27. तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया 45 एंड द सेकंड वन 27. ये फाइंड आउट हो गए हमारे दो नंबर्स जिनके बीच का रेशियो 5:3 था और जिनके बीच में डिफरेंस कितना था, 18 का. ये नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 6. 3 consecutive integers add up to 51. 3 consecutive integers को अगर ऐड किया जाए तो ऐड करने पर क्या फाइंड आउट होता है, 51. What are these integers? आपको बताना है कि ये integers क्या हैं. सबसे पहले consecutive integers का मीनिंग क्या होता है. अगर हम फर्स्ट consecutive integers में से जितने भी consecutive, यहाँ 3 consecutive integers की बात है, अगर आप फर्स्ट consecutive integer कंसीडर करते हैं कि 2 होगा, हमें नहीं पता क्या है, हमने कंसीडर कर लिया कि 2 है, तो जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो 2 + 1 होगा. फर्स्ट में 1 और प्लस कर दिया, फर्स्ट इंटीजर में 1 और प्लस कर दिया, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आएगा. अगर आपको थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है तो 2 + 2, फर्स्ट वाले में 2 प्लस कर दिया. ये सीक्वेंस में चलते हैं.
लाइक अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को 2 से स्टार्ट करें तो पहला अगर 2 है तो दूसरा 3 होगा, देन 4, देन 5, देन 6 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गया, ये सेकंड हो गया, 2 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सेकंड क्या है 3, देन 4, देन 5, देन 6। अब यहाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात की गई है जिसका ऐड अप टू 51 कहा गया है हमें। अब आप क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं कौन से। तो जब कोई सिचुएशन, कोई नंबर आपको गिवन ना हो तब आप उसे क्या अज्यूम करते हैं, x। तो लेट द फर्स्ट consecutive integer be x। पहले consecutive integer को हमने क्या कंसीडर कर लिया, x। अगर फर्स्ट consecutive integer x है तो सेकंड consecutive integer क्या हो जाएगा, will be x plus 1। अगर फर्स्ट आपने x कंसीडर किया तो सेकंड क्या हो जाएगा, x plus 1। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड consecutive integers will be x plus 2। पहले consecutive integer को हमने x कंसीडर किया, सेकंड हो गया x plus 1 और थर्ड क्या हो गया, x plus 2। ये हमारे पास आ गए 3 consecutive integers। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड है, 3 consecutive integers add up to 51। अगर इन तीनों consecutive integers को ऐड किया जाता है तो 51 फाइंड आउट होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x पहला consecutive integer प्लस x plus 1 दूसरा प्लस x plus 2, अगर तीनों consecutive integers को ऐड करें तो क्या फाइंड आउट होता है, 51, राइट। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स आपस में सॉल्व होंगे, x plus x plus x 1x plus 1x plus 1x 3x। कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व होएगी, 2 plus 1 3 is equal to what, 51। 3x is equal to 51 minus 3। 3x is equal to 51 में से 3 सबट्रैक्ट हो रहा है 48, राइट। अब ये 3 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, राइट। x अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, 48 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। हमें x फाइंड आउट हुआ। अब इस x को यूज कर हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर x 16 है तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जिसे आपने x कंसीडर किया था वो क्या हो जाएगा, 16। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को आपने x plus 1 कंसीडर किया है, which means 16 plus 1। 16 plus 1 क्या हो गया, 16 plus 1 is equal to 17। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को आपने x plus 2 कंसीडर किया है, which means 16 plus 2 18। तो आपका फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है 16, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है 17 और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है 18। और जब आप इन तीनों इंटीजर्स को प्लस करते हैं, 16 प्लस 17 प्लस 18 करते हैं, तो आपको क्या फाइंड आउट होता है, 51। जिससे क्या प्रूव होता है कि हमारा ये जो आंसर आया है, जो सोल्यूशन आया है, इंटीजर्स की वैल्यूज हैं, ये बिल्कुल ठीक आई है। ये नोट कर लीजिए, फिर 7th पार्ट डिस्कस करते हैं। The sum of 3 consecutive multiple of 8। 8 के 3 consecutive multiples को अगर ऐड किया जाता है तो उनका सम क्या आता है, 888। फाइंड द मल्टीपल्स, आपको मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में हमने क्वेश्चन 6 में डिस्कस कर लिया था। यहाँ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, यहाँ है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से ही एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। लेट दी 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8
अब क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 8 है, जब हमने इंटीजर्स की बात की थी तो हमने पहला इंटीजर क्या लिया था, x। अब ये मल्टीपल ऑफ 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 into x which is 8x, राइट। मल्टीपल ऑफ 8 है तो जो इंटीजर है उसमें 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, क्या आया, 8x। अब सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कैसे फाइंड आउट होगा, अगर फर्स्ट हमारा 8x है तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 विल बी, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या था हमारा, x प्लस 1, तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस 1। ऐसे ही थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 विल बी, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या कंसीडर किया था, x प्लस 2 क्वेश्चन 6 में। अब ये भी 8 का मल्टीपल है तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से, तो हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 हुआ 8x, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 हो गया 8 ब्रैकेट में x प्लस 1, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 हो गया 8 ब्रैकेट में x प्लस 2। इन तीनों का सम हमें कितना दे रखा है, 888। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x प्लस 8x प्लस 1 plus 8x plus 2 is equal to what, 888, right? 8x plus 8x plus 8 plus 8x plus 8 to the 16 is equal to what, 888। हमने क्या किया, 8x का 8x लिख दिया, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 1 जा 8, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 2 जा 16 is equal to what, 888। 8x 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 1 2 3 3 टाइम्स है और वेरिएबल्स आपस में सॉल्व होते हैं। 8x plus 8x plus 8x क्या हो जाएगा, 24x। 8 plus 8 plus 8 24x। 8 plus 16 24 is equal to 888। कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व हुई है, वेरिएबल्स वाली टर्म के साथ सॉल्व हुई है। 24x ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की, 888 ये कांस्टेंट टर्म थी, प्लस 24 इक्वल्स की उस तरफ जाएगी तो माइनस 24 हो जाएगी, तो 24x इज इक्वल टू 888 में से आप माइनस कर रहे हैं 24 को, 888 में से अगर 24 सबट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग कितना आएगा, 864। तो 24x is equal to 864। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x is equal to 864 upon 24। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36। ये हमें x फाइंड आउट हुआ है। अब इस x को यूज कर हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 फाइंड आउट करेंगे, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, देन थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। क्या किया जाएगा, इस x की वैल्यू को x के प्लेस पे रखा जाएगा और सॉल्यूशन किया जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 के लिए। पहले आप ये नोट कर लीजिए, x की वैल्यू 36 को यूज कर हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 8x कंसीडर किया था, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 8x प्लस 1 ब्रैकेट में, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 8 ब्रैकेट में 8 प्लस 2। x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड आउट हुई है, 36।
इस वैल्यू को यूज कर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 का 8 इंटू 36, सेकेंड कंडीशन में 8 36 प्लस 1 8 इंटू 37, और थर्ड कंडीशन में 8 36 प्लस 2 विच मीन्स 8 इंटू 38। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 36 से तो आपको फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 मिल जाएगा। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 के लिए आप 8 इंटू 37 करेंगे, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 के लिए आप 8 इंटू 38 करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आपको मिलेगा 288। जब आप 8 इंटू 36 करेंगे तो सोल्यूशन आएगा 288। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आपको मिलेगा 296। जब आप 8 इंटू 37 करेंगे तो सोल्यूशन आएगा 296। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आपको मिलेगा 304। जब आप 8 इंटू 38 करेंगे तो आपको फाइंड आउट होगा 304। तो ये हमें क्या फाइंड आउट हुए हैं? तीन। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, देन थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। ये नोट कर लीजिए, फिर 8 पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 8, 3 consecutive integers are such that, फिर से consecutive integers की बात हो रही है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3, 4 respectively। पहले तो ये 3 consecutive integers assume करते हैं। Let the first consecutive integer be x। अगर फर्स्ट x है तो सेकंड क्या हो जाएगा? x प्लस 1, और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी x प्लस 2, राइट। हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को एज्यूम कर लिया, x प्लस 1 और x प्लस 2। 3 consecutive integers are such that when they are taken in the increasing order, and multiplied by 2, 3, 4 respectively। जब इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड का ये मतलब होता है कि जो डिजिट पहले आई है उसे पहले वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जो उसके बाद गिवन है उसे उसके बाद वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और जो नेक्स्ट है उसे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के साथ। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग यही होता है। उन्होंने कहा कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिए हैं हमने, x प्लस 1, x प्लस 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को 3 से, देन थर्ड वाले को 4 से, रिस्पेक्टिवली लिखा था इसलिए। दे एड अप टू 74। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कंडीशन हमें बोली गई है वो क्या है कि अगर जब इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसके बाद अगर इन्हें ऐड किया जाए तो इन तीनों को ऐड करने पे क्या फाइंड आउट होता है? 74। अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 2 2x, 2x प्लस 3x प्लस 1 लिख सकते हैं इसे। x प्लस 1 इंटू 3 को 3x प्लस 1, 4x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 74। 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, प्लस का साइन, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 is equal to what? 74। अब वेरिएबल्स आपस में सॉल्व होंगे, कांस्टेंट टर्म आपस में सॉल्व होंगी। 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9x प्लस 8 प्लस 3 11 is equal to what? 74। 9x ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की, 74 प्लस 11
-11 हो गया। तो 9x इज इक्वल टू व्हाट, 74 में से आप 11 को सबट्रैक्ट करेंगे, 74 माइनस 11 इज इक्वल टू व्हाट, 63। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, 63 अपॉन 9, राइट। 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, x की वैल्यू क्या आ गई, 7। ये अभी हमें फाइंड आउट हुआ x। अब इस x को यूज कर कर हम ये नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर ये x की वैल्यू को यूज कर कर हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू 7, x हमें 7 फाइंड आउट हुआ था। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x है, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 7। सेकंड x प्लस 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। थर्ड x प्लस 2, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 9। तो फर्स्ट इंटीजर है 7, सेकंड है 8 और थर्ड है 9। इसे नोट कर लीजिए, फिर 9 पार्ट डिस्कस करते हैं। 9 पार्ट, the age of Rahul and Haroon are in the ratio 5:7। दोबारा से रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, एक हमने पहले भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है कि दो पर्सन हैं जिनकी एज के बीच में 5:7 का रेशियो है। 4 years later the sum of their age will be 56 year। 4 साल बाद, लेटर मतलब बाद में, 4 साल बाद में उनकी एज का सम जोन सा है वो 56 हो जाएगा। बाद की एज फाइंड आउट करने के लिए पहले प्रेजेंट एज को तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो हम 4 साल बाद की एज निकालने के लिए उस प्रेजेंट एज में +4 कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है, और जब भी कंडीशन में रेशियो की बात होती है तो उस रेशियो को क्या कंसीडर किया जाता है, x। लेट दी कॉमन रेशियो बिटवीन their age is equal to what, x। कॉमन रेशियो बिटवीन their age be x या equals to x। अब क्योंकि एज का रेशियो 5:7 में है, तो राहुल की एज को क्या कंसीडर किया जाएगा, 5x, और हैरून की एज को क्या कंसीडर किया जाएगा, 7x, राइट। ये हो गई उनकी प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ये उनकी प्रेजेंट एज है। अब कंडीशन में क्या कहा गया है, 4 years later। अगर हम 4 years later की बात करें तो 4 साल बाद, इसका मतलब है 4 साल बाद। अगर किसी की प्रेजेंट एज 5x है तो 4 years later उसकी एज कितनी हो जाएगी, उस एज में 4 साल और ऐड हो जाएंगे। अगर राहुल की प्रेजेंट एज 5x है, राहुल की प्रेजेंट एज 5x है, तो 4 year later उसकी एज क्या हो जाएगी, 5x plus 4 years, ओके। हैरून की एज कौन सी है, अगर हैरून की प्रेजेंट एज 7x है तो 4 साल बाद उसकी एज 4 और ऐड हो जाएंगे, उसमें 4x, 7x plus 4 years हो जाएगी। अगर उसकी प्रेजेंट एज 7x थी तो 4 साल बाद क्या होगा, 4 years later क्या होगा, 7x में 4 ऐड हो जाएगा। अब ये हमें मिल गई 4 years later राहुल की एज और हैरून की एज। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4 years later the sum of their age, यानी 4 साल बाद उनकी ये जो एज है 5x plus 4 और 7x plus 4, इनका सम आपको कहा गया है 56 हो जाता है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इक्वल्स टू व्हाट, 56। फिर आपको फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की एज को 4 साल बाद की 4 years later वाली जो एज है उसको ऐड कर कर इक्वल टू 56 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
और x की जो भी वैल्यू आएगी उसे 5x और 7x में x के प्लेस पे रखकर उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट कर लिया जाएगा। ये नोट कर लीजिए, फिर सोल्यूशन करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to what? 56। 5x 7x के साथ सॉल्व होएगा और 4 के साथ सॉल्व होएगा। 7 plus 5 7 plus 5 7x plus 5x plus 4 into 4 is equal to what? 56। 12x is plus 8 is equal to what? 56। 12x is equal to 56 minus 8। 12x is equal to, अगर आप 56 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा? 48। x is equal to what? 48 upon 12। 12 ones are 12, 12 fours are 48। x is equal to what? 4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है राहुल की और अरुण की। तो अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो हमने राहुल की प्रेजेंट एज को अज्यूम किया था 5x और अरुण उसकी प्रेजेंट एज क्या थी? 5x इयर्स थी और ये 7x ईयर, राइट। x की वैल्यू आई है 4। 5 into 4 means 20 years। 7 into 4 28 years। तो अरुण की एज 28 years है प्रेजेंट एज और राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है? 20 years। ये नोट कर लीजिए, फिर 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10th क्वेश्चन, the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5। किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो आपको गिवन है 7:5। तो क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन the number of boys and girls be x। अगर कॉमन रेशियो को आपने x कंसीडर किया है तो नंबर ऑफ बॉयज, पहले बॉयज की बात हो रही है, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स, बाद में गर्ल्स की बात हो रही है। रेशियो को देखते टाइम इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि पहले किसकी बात हो रही है? पहले बात हो रही है नंबर ऑफ बॉयज की, तो पहला नंबर जो 7 है वो यूज होगा नंबर ऑफ बॉयज के लिए 7x, और बाद में बात हो रही है गर्ल्स की, तो बाद वाला जो नंबर है 5 वो यूज होगा गर्ल्स के लिए 5x। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी x। सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज ज्यादा है, राइट, और गर्ल्स जो सी हैं वो कम है। बॉयज के नंबर ज्यादा है और गर्ल्स के नंबर कम है। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना हो, बॉयज और गर्ल्स को इक्वल करना हो, तो मुझे गर्ल्स में और ऐड करना पड़ेगा ना, गर्ल्स और लेके आनी पड़ेगी ताकि बॉयज और गर्ल्स के नंबर जो उनसे है वो इक्वल हो जाए। किसी क्लास में बॉयज के नंबर अगर ज्यादा हैं, गर्ल्स के नंबर अगर कम हैं, तो गर्ल्स और ऐड करनी पड़ेंगी ताकि वो बॉयज से इक्वल हो जाए। यहाँ पर बॉयज 8 ज्यादा है गर्ल्स से, तो कितनी गर्ल्स और ऐड करनी पड़ेंगी? 8, ताकि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ बॉयज के। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? 7x। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बन गई हमारी इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। इस सेक्शन में काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि ऐड कहाँ किया जाए। ये जो आपको 8 मोर दे रखा है, इसे बॉयज में ऐड करें या गर्ल्स में ऐड करें? जिनके नंबर्स कम होंगे उनमें ही ऐड किया जाएगा ताकि वो ज्यादा वाले नंबर के इक्वल हो सके।
क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स कम थी तो गर्ल्स में आप 8 को ऐड करेंगे ताकि वो बॉयज के इक्वल हो सके. 7x is equal to 5x plus 8. 7x minus 5x is equal to what? 8. 2x is equal to what? 8. So x is equal to 8 upon 2. X is equal to what? 4. x की वैल्यू क्या आ गई? 4. x की वैल्यू रखते हैं x की जगह. नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा? 7 into 4. नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा? 5 into 4. 7 4s are 28. 5 4s are 20. अब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया टोटल क्लास की स्ट्रेंथ बताओ कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर. तो अगर आपको टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है तो टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? बॉयज और गर्ल्स के नंबर को ऐड करके. 28 plus 20 is equal to what? 48. तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या हो गई? 48. ये नोट कर लीजिए, फिर 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 11th क्वेश्चन. Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather. यहाँ एक पर्सन के फादर, ग्रैंडफादर और उस पर्सन तीनों की एज का एक रिलेशन दिया गया है. क्या कहा गया है? Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung. अगर हम यहाँ रिलेशन की बात करें तो Bachung's के फादर की जो एज है, अगर उसे आप x कंसीडर करते हो तो उसके ग्रैंडफादर जो कि उसके फादर से, उसके ग्रैंडफादर जो उनसे हैं वो उसके फादर से 26 इयर्स बड़े हैं. क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? Bachung father is 26 years younger than Bachung's grandfather. तो अगर फादर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? x plus 26. वो फादर से 26 ईयर बड़े हैं तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई? x plus 26. अगर हम Bachung की एज को कंसीडर करना चाहें तो Bachung जो सा है वो अपने फादर से 29 इयर्स छोटा है. Bachung father is 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung. अगर ये x हैं, Bachung के फादर की एज को अगर हम x कंसीडर कर रहे हैं तो Bachung की एज जो कि उनसे 29 इयर्स छोटा है क्या हो जाएगी? x minus 29 इयर्स. कैसे पता चला कि फादर की एज को ही x कंसीडर करना है? आप यहाँ रिलेशन देखिए. अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, इसे फर्स्ट कंडीशन और इसे सेकंड कंडीशन कंसीडर करें तो फर्स्ट कंडीशन में भी फादर की एज के साथ ग्रैंडफादर की एज का रिलेशन दे रखा था कि जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर हैं. और सेकंड कंडीशन में भी फादर की एज का ही रिलेशन दे रखा था Bachung की एज के साथ. दोनों कंडीशन में फादर की एज जोन सी है वो कॉमन थी, राइट? Bachung के ग्रैंडफादर के साथ भी उसके फादर की एज को रिलेशन दे रखा था फर्स्ट कंडीशन में. सेकंड कंडीशन में भी Bachung की एज के साथ ही उसके फादर की एज का रिलेशन दे रखा था. तो क्योंकि ये कॉमन है फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन में, इसलिए इसे हमने x ईयर कंसीडर किया. अब फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर अगर छोटे हैं तो ग्रैंडफादर उनसे 26 ईयर बड़े हो गए, x plus 26 हो गया. और वहीं अगर वो अपने बेटे से 29 इयर्स बड़े हैं तो बेटे की एज क्या होगी? सन की एज क्या होगी? उनकी एज में से 29 माइनस कर दिया. तो ऐसे हमें क्या फाइंड आउट हुआ? हमें ग्रैंडफादर की एज मिली x plus 26 ईयर. फादर की एज को हमने x ईयर कंसीडर किया था और Bachung की एज क्या हो गई? x minus 29 इयर्स. अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज. ये तीनों की एज का अगर सम किया जाए तो सम करने पे क्या आता है? 135. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x plus 26 plus x minus 29 is equal to what? 135. तीनों की एज का सम इक्वल्स टू 135 है. x plus x 3x. 29 में से 26 को माइनस किया, -3. बड़ी डिजिट का साइन आ गया सोल्यूशन के साथ माइनस का. 3x is equal to what? 135 minus 3 plus 3 हो जाएगा, इक्वल्स के उस तरफ जाएगा, तो 3x is equal to 138. अब अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x क्या आएगा? x is equal to 138 upon 3. x is equal to what? 3 4s are 12, 3 6 are 18, 46. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. इन तीनों की एज फाइंड आउट करके बतानी है आपको कि तीनों की एज है क्या. हमने x किसे कंसीडर किया था बच्चों? उनके फादर की एज को, तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी? 46 इयर्स. और वहीं उसकी एज क्या हो जाएगी? 46 minus 29. 46 minus 29 इयर्स. और ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? 46 plus 26 इयर्स. जब आप 46 में से 29 को माइनस करेंगे, 46 minus 29 17. तो बच्चों की एज कितनी आ गई? 17 इयर्स. और वही उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी आएगी? 46 plus 26 72 इयर्स. एक बार दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को. बच्चों फादर इज 26 ईयर यंगर देन बच्चों ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर थे वो, तो अगर उनकी एज को आपने x कंसीडर किया तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई? x plus 26 एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बच्चों. और अगर उनकी एज x है और उनका बेटा जो उनसे 29 इयर्स छोटा है वो अपने बेटे से 29 इयर्स बड़े हैं, तो बेटे की एज में, सन की एज में आप -29 कर दीजिए. उसके बाद कहा जाता है कि सम ऑफ द एज ऑफ ऑल ऑफ थ्री इज 135. इन तीनों की एज का सम कितना है? 135. तीनों की एज का सम कर दिया तो इक्वल्स टू 135 रख दिया. x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? 46. x किसे कंसीडर किया था? बच्चों के फादर की एज को, तो वो हो गए 46 इयर्स के. बच्चों की एज क्या थी? x minus 29. 46 minus 29 किया तो 17 इयर्स आ गया. और वही ग्रैंडफादर की एज क्या थी? x plus 26. 46 plus 26 किया तो क्या फाइंड आउट हुआ? 72 इयर्स. तो ग्रैंडफादर की एज है 72, फादर की एज है 46 और बच्चों की एज कितनी है? 17 इयर्स. ये नोट कर लीजिए, फिर 12th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Question. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्या find out करना है रवि की present age? X assume कर लेते हैं. Let the Ravi's present age be X year. अब अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 15 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी 15 इयर्स लेटर, बाद में 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? रवीज एज इज इक्वल टू x प्लस 15. अगर किसी की प्रेजेंट एज x है तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? x प्लस 15. अब according to question, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 15 years from now उसकी एज है x plus 15 जो कि किसके इक्वल है? 4 टाइम उसकी प्रेजेंट एज के. x plus 15 is equal to 4 into x. x plus 15 is equal to 4x.
15 is equal to 4x minus x, 15 is equal to 3x. 15 upon 3 is equal to x, x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, रवि की प्रेजेंट एज है 5 ईयर। रवि की प्रेजेंट एज क्या आ गई 5 इयर्स। ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 13 question. A rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2, rational number की बात हो रही है। कोई रैशनल नंबर ऐसा है कि जब उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 5 अपॉन 2 को एंड ऐड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है उसमें 2 अपॉन 3 को ऐड किया जाता है, यू गेट -7 अपॉन 12। व्हाट इज द नंबर? सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को x कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 5 अपॉन 2 से, x इंटू 5 अपॉन 2, और जो प्रोडक्ट आता है उसमें ऐड किया जाता है 2 अपॉन 3 को, एंड ऐड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7 अपॉन 12, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर किसी नंबर में 5 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है और जो प्रोडक्ट आता है उसमें ऐड किया जाता है 2 अपॉन 3 को, तो क्या गेट होता है, क्या फाइंड आउट होता है, -7 अपॉन 12। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट, -7 अपॉन 12। 5 अपॉन 2x ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की, -7 अपॉन 12 प्लस 2 अपॉन 3, RHS में गया LHS से, तो -2 अपॉन 3 हो गया। 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू व्हाट, 12 और 3 का एलसीएम निकालोगे 12 आएगा, -7 यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए क्या आ जाएगा 4, 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, 4 2 जा 8। 5 upon 2x is equal to what, -7 -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा -15 अपॉन 12। x अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा, x के साथ जो कोएफिशिएंट था वो इक्वल्स के उस तरफ गया, तो रेसिप्रोकल होके 5 अपॉन 2 का क्या हो गया 2 अपॉन 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन 2। वैसे भी हमें एक रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करना था और ये एक रैशनल नंबर ही है 1 अपॉन 2। अ रैशनल नंबर इज सच दैट जब आप -1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 2 से और ऐड करेंगे 2 अपॉन 3 से, तो आपको क्या फाइंड आउट होगा -7 अपॉन 12। आपसे पूछा था व्हाट इज द नंबर, तो द नंबर इज -1 अपॉन 2। ये नोट कर लीजिए, फिर 14 पार्ट डिस्कस करते हैं। Question. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency note of denomination of ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको हर तरीके के नोट्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं। लक्ष्मी जो है वो एक कैशियर है, उसके पास कुछ करेंसी नोट्स हैं 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के। उनका रेशो भी दिया है कि 100, 50 और 10 का जो रेशो है वो 2, 3 और 5 का रेशो है रिस्पेक्टिवली है, यानी 100 के लिए 2 यूज करेंगे, 50 के लिए 3 यूज करेंगे और 10 के लिए 5 यूज करेंगे। और रेशियो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, हम सबसे पहले रेशियो को ही x कंसीडर कर लेते हैं। लेट दी क्या फाइंड आउट करना है आपने, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव।
let the common ratio between each type of notes is be x। हर तरीके के नोट्स के बीच में जो रेशियो है उसे हमने x कंसीडर कर लिया। अब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले 2 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे नंबर ऑफ नोट्स जो हमें रेशियो में गिवन है। 2 चीजें गिवन है, एक नंबर ऑफ नोट्स गिवन है और एक हमें गिवन है अमाउंट, राइट। टोटल अमाउंट दे रखा है 4 लाख। अगर हम नंबर ऑफ नोट्स की बात करें तो 100 रुपीस के जो नोट्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, रेशियो क्या है 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है। 100 सबसे पहले लिखा है तो सबसे पहले वाली डिजिट यूज होगी 100 के लिए, तो 100 रुपीस के नोट्स कितने हो जाएंगे 2 into x मीन्स 2x। रेशियो की जगह x लगा दिया। अब नेक्स्ट है 50 रुपीस नोट्स, वो कितने हो जाएंगे 50 के लिए 3 है नंबर या डिजिट, 3 into x is equal to what 3x। फिर 10 रुपीस के नोट्स, 10 के लिए क्या है 5 into x 5x। ये तो आ गए हमारे नंबर ऑफ नोट्स 2x 3x 5x। 100 रुपीस के 2x नोट्स हैं, 50 रुपीस वाले 3x हैं और 10 रुपीस वाले 5x। अब निकालते हैं अमाउंट। अगर हमें 100 रुपीस का अमाउंट निकालना हो कि 100 रुपीस वाले जो नोट्स हैं उनका अमाउंट क्या है, तो 100 रुपीस वाले नोट्स कितने हैं 2x। एक नोट 100 रुपीस का है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x into 100 मीन्स 200x। ये हो गया अमाउंट 100 रुपीस के नोट्स का, रुपीस, राइट। और वहीं अगर 50 रुपीस के जो नोट्स हैं उनका अमाउंट हम निकालना चाहिए तो 50 रुपीस वाले नोट्स हैं कितने 3x। एक नोट कितने का है 50 का, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 150x रुपीस। और वहीं 10 रुपीस वाले जो नोट्स हैं अगर उनका अमाउंट हम निकालना चाहिए तो 10 रुपीस वाले नोट्स कितने हैं 5x। एक नोट कितने का है 10 रुपीस का, तो 5x into 10 is equal to what 50x रुपीस। ये आ गया अमाउंट। 100 रुपए वाले जो नोट थे, 100 रुपीस वाले जो नोट थे उनका अमाउंट है 200x रुपीस। 50 रुपीस वाले जो नोट्स थे उनका अमाउंट है 150x। 10 रुपीस वाले जो नोट थे उनका अमाउंट आया 50x रुपीस। टोटल कितना कैश है उसके पास 4 लाख रुपीस। ये जो 4 लाख रुपीस है ये इन तीनों तरीके के जो नोट हैं 100, 50 और 10 रुपीस वाले, इन तीनों तरीके के नोट्स के जो अमाउंट है उनको ऐड करने पे ही तो आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको अमाउंट फाइंड आउट हुआ है 200x 150x और 50x, इन तीनों को ऐड कीजिए इक्वल्स टू 4 लाख रख दीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू x की जगह लगाइए, नंबर ऑफ नोट्स आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों तरीके के नोट्स का जो अमाउंट था उनको ऐड करके टोटल अमाउंट के इक्वल 4 लाख के इक्वल रख दिया। 200x 150x 50x is equal to what 400x is equal to 4 lakh, x is equal to 4 lakh divided by 400, 4 1 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 1000। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ नोट्स। तो 100 रुपीस वाले 2x हैं, 50 रुपीस वाले 3x हैं और 10 रुपीस वाले 5x हैं। x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 2 into 1000, 3 into 1000 और 5 into 1000। तो 100 रुपीस वाले नोट्स कितने आ जाएंगे, 100 रुपीस वाले नोट्स आ जाएंगे आपके 2000 नोट्स। 50 रुपीस वाले नोट्स आपके आ जाएंगे 3000
और 10 रुपीज वाले नोट्स आपके आ जाएंगे 5000 नोट्स। ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। आपके पास कुछ कॉइन्स हैं और उन कॉइन्स से आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? ₹300। कॉइन्स कौन कौन से हैं? आपके पास कॉइन्स हैं ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के। 1, 2 एंड 5। 300 रुपीज टोटल है आपके पास। ये आपके पास कॉइन्स है 1, 2 एंड 5। The number of 2 rupees coins is 3 times the number of rupees X coin. यहाँ पर 1, 2 और 5 रुपीज के कॉइन्स की बात हो रही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ नोट्स पहले डिस्कस किया था और बाद में डिस्कस किया था अमाउंट के बारे में। यहाँ भी फर्स्ट स्टेप में आप डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में और सेकंड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे अमाउंट के बारे में। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें तो यहाँ आपको कुछ रिलेशन दे रखा है 2 रुपीज के कॉइन्स और 5 रुपीज के कॉइन्स के बीच में, और 1 रुपीज के कॉइन की कोई बात नहीं की गई है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको 160 बता दिए गए। क्या कहा गया है? नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। तो अगर आप लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बी x, अगर आप इसे x कंसीडर करते हैं 5 रुपीज के कॉइन्स को, तो 2 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन से। 3 टाइम्स मीन्स 3 into x which means 3x। अब आपको यहाँ 2 रुपीज के कॉइन्स का नंबर भी पता चल गया 3x, और 5 रुपीज के कॉइन्स को हमने क्या लेना है? x। हमारे पास अभी क्या नहीं है? 1 रुपीज के कॉइन को क्या कंसीडर किया जाए, तभी तो हम टोटल अमाउंट के इक्वल रख पाएंगे इसको। नेक्स्ट वो हमें क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कब हुआ होगा? जब ₹1 के जो कॉइन है और ₹2 के जो कॉइन है और ₹5 के जो कॉइन है उनको प्लस किया गया। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। अगर 1 रुपीज के कॉइन्स को, 2 रुपीज के कॉइन्स को और 5 रुपीज के जो कॉइन्स है उनको प्लस किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आता है जो 160 है। हमें नहीं पता कि 1 रुपीज के कॉइन्स को हम क्या कंसीडर करें। 2 रुपीज के कॉइन्स को हमने 3x कंसीडर कर लिया और 5 रुपीज के कॉइन्स को x, राइट। ₹1 के जो कॉइन है उनको नहीं पता क्या कंसीडर करना है। 3x plus 1x 4x इज इक्वल टू 160। तो ₹1 के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 160 माइनस 4x, टोटल माइनस 4x। ये 4x प्लस का उस तरफ गया तो माइनस 4x हो गया। तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें तो 5 रुपीज के कॉइन्स x हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स 3x हैं और 1 रुपीज के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 160 माइनस 4x। ये हमने बात कर ली नंबर ऑफ कॉइन्स की। अब सेकेंड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे अमाउंट के बारे में। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर अमाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेप पे आते हैं अमाउंट। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन 160 माइनस 4x हमने फाइंड आउट किया अभी। 2 रुपीज कॉइन्स 3x और 5 रुपीज कॉइन्स x हैं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 रुपीज के कॉइन्स का? 1 रुपीज के कॉइन है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4x से। 2 रुपीज के कॉइन्स हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से विच इज इक्वल टू 6x। 5 रुपीज के कॉइन्स है x तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से विच इज इक्वल टू 5x। तो अगर हम 1 रुपीज के कॉइन्स के अमाउंट की बात करें तो वो 160 माइनस 4x रुपीज है। 2 रुपीज के कॉइन्स की बात करें तो वो 6x रुपीज है
और 5 रुपीज के कॉइन्स की बात करें तो उनका अमाउंट कितना है 5x। 5 रुपीज के कॉइन्स का अमाउंट कितना है 5x। अब उसके पास टोटल अमाउंट, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 300 रुपीज। 1 रुपीज के कॉइन्स, 2 रुपीज के कॉइन्स और 3 रुपीज के कॉइन्स का जो अमाउंट आया है, अगर उन तीनों को ऐड करके इक्वल्स टू 300 कर दिया जाए तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसे यहाँ पुट करके नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपीज के, 2 रुपीज के, 5 रुपीज के फाइंड आउट कर लिए जाएंगे। सो नोट कीजिए, फिर सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। 160 प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। 4x और 6x को सॉल्व किया हमने। 2x प्लस 5x 7x, 300 प्लस 160 इस तरफ जाएगा तो माइनस 160 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, 7 2 जा 14, 0। x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब निकालते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर 1 रुपीज कॉइन्स की बात करें तो वो था 160 माइनस 4x। 2 रुपीज के कॉइन्स के नंबर थे 3x और 5 रुपीज के कॉइन्स के नंबर थे x। तो 5 रुपीज के कितने कॉइन हो जाएंगे 20 कॉइन्स। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हो जाएंगे 3 इंटू 20 मीन्स 60। और 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हो जाएंगे 160। 4 इंटू 20 160 माइनस 80 विच मीन्स 80। 1 रुपीज के कॉइन्स है 80, 2 रुपीज के कॉइन्स है 60 और 5 रुपीज के कॉइन्स है 20। ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Question: The organization of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win get a prize of ₹25। कि एक कंपटीशन होता है ऐसे राइटिंग कंपटीशन, डिसाइड किया जाता है कि जितने भी विनर्स होंगे उनको तो मिलेंगे 100 रुपए प्राइज में, 100 रुपीज। और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाए या विनर नहीं है, उन्हें भी प्राइज दिया जाएगा ₹25 का। द टोटल मनी या टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹300। 300 रुपीज टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। आपको नंबर ऑफ विनर्स फाइंड आउट करना है इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63 पार्टिसिपेंट्स, राइट। सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। आपको ये फाइंड आउट करना है तो उसे ही एस अज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू व्हाट x। अगर विनर्स x हैं तो वो पार्टिसिपेंट जो कि जीते नहीं या जो विनर नहीं है उनका नंबर क्या हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who doesn't win a prize is equal to what 63 minus x, right। टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स थे। अगर जीतने वाले x हैं, नंबर ऑफ विनर्स x हैं, तो जो नहीं जीते, जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही किया और डजंट विन अ प्राइज या प्राइज नहीं जीत पाए, वो कितने हैं 63 माइनस x। अब ये हमने बात की नंबर ऑफ विनर्स की और पार्टिसिपेट्स जो कि प्राइज विन नहीं कर पाए। अब डिस्कस करते हैं अमाउंट। ये हमने बात कर ली नंबर्स की, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अमाउंट। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो जीते हैं, जो विनर्स हैं, उन्हें 100 रुपीज का प्राइज दिया जा रहा है और वो पार्टिसिपेंट जो कि विन नहीं कर पाए उन्हें भी 25 रुपीज का प्राइज दिया जा रहा है। तो अगर अमाउंट की बात करें तो विनर्स अगर x है तो टोटल अमाउंट गिवन टू विनर्स, टोटल अमाउंट गिवन टू विनर्स is equal to what 100 into x means 100x
रुपीस, जीतने वालों को 100x रुपीस दिए गए हैं, और टोटल अमाउंट गिवन टू द पार्टिसिपेंट who doesn't win is equal to what? नंबर्स कितने हैं ऐसे पार्टिसिपेंट के जो जीते नहीं है? 63 माइनस एक्स, और पर पर्सन को क्या प्राइस मिल रहा है? 25 रुपीस का, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स रुपीस। ये वो अमाउंट है जो कि विनर्स को दिया गया है 100x रुपीस, और ये वो अमाउंट है जो कि जो पार्टिसिपेट कर रहे थे और जीते नहीं उनको दिया गया। और टोटल कितने पैसे प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? 3000 रुपीस। अगर इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके इक्वल टू 3000 रख दिया जाएगा तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और x क्या है? नंबर ऑफ विनर्स, जो हमें फाइंड आउट करना था। इतना नोट कर लीजिए, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पार्टिसिपेंट जीते उनका अमाउंट हमने 100x अभी फाइंड आउट किया। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन वो जीत नहीं पाए उनका अमाउंट 25 ब्रैकेट में 63 माइनस x, और टोटल अमाउंट, टोटल मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई? 3000, तो इक्वल्स टू 3000। 100x 25 इंटू 63 1575, 25 इंटू x 25x इज इक्वल टू 3000। 100x माइनस 25x 75x, 1575 इक्वल्स के उस तरफ जाएगा 300 के साथ सॉल्व होने के लिए, 3000 के साथ सॉल्व होने के लिए। 3000 में से जब 1575 को माइनस किया जाएगा तो 1425 फाइंड आउट होगा। 75x है, x का कोएफिशिएंट है 75, 1425 के अपॉन में चला जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 19, तो नंबर ऑफ विनर्स क्या हो गए? 19। ये नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही आज हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल जसनूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।